चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और इसमें प्राचीन इतिहास के स्रोत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है, याद रखिएगा। इसमें 3 भागों में, जैसे एक है पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा हम लोग का है विदेशी यात्रियों का विवरण को हम लोग लेकर यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो पुरातात्विक जो स्रोत है इसको पहले हम लोग चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोत पर। तो प्राचीन भारत के अध्ययन की दृष्टि से पुरातात्विक स्रोत सबसे प्रमाणित माने जाते हैं, याद रखिएगा। प्राचीन भारत के अध्ययन की दृष्टि से पुरातात्विक स्रोत को सबसे प्रमाणित माना गया है, ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से किसको रखा गया है? अभिलेख है, भवन है, मूर्तियां हैं, स्मारक है, सिक्के हैं आदि इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अभिलेख, जिससे पहले हम लोग एक एक चीज़ों पर अभी डिफाइन करेंगे, चर्चा करेंगे। जिसमें पहला है हम लोग क्या है? अभिलेख। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा गया, याद रखिएगा। अभिलेख के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्राफी के नाम से जानते हैं, एपिग्राफी कहा गया है, ठीक है। और सर्वाधिक प्राचीन जो अभिलेख है हड़प्पा की मुद्राओं में मिलता है, याद रखेगा। सबसे सर्वाधिक यानी कि प्राचीन जो अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा की मुद्राओं से हमको ये सब प्राप्त हुआ है, ठीक है। लेकिन इसे पढ़ने में अभी हम लोग क्या है? सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं, यानी कि अभी तक हमको इसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। और सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई नामक स्थान से है, जो लगभग यानी कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख को माना गया। कहाँ का? यानी कि आपका बोगाजकोई, मध्य एशिया के जो बोगाजकोई से मिला है, जो अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है वो लगभग कब का है? 1400 ईसा पूर्व का है। और इसी को ही यानी कि सबसे प्रमाणित माना जाता है, क्योंकि अभिलेख के प्रमाण है हमारे पास, ठीक है। और इस अभिलेख में देखिएगा कि क्योंकि वैदिक देवताओं, हमारे जो वैदिक देवता है उन देवताओं का एक्चुअली उल्लेख किया गया है, जिसके कारण इसको सबसे यानी कि प्रमाणित माना जा रहा है। जैसे कौन सा? इंद्र हो गया, मित्र हो गया, वरुण हो गया, नासत्य हो गया का नाम हम लोग को इस अभिलेख से हमको प्राप्त होता है, ठीक है, जो कि हमारे वैदिक देवताएं हैं, ठीक है। वैदिक देवता होने के कारण क्या है? हम इसको यानी क्या है? कहाँ से? जो का बोगाजकोई से जो अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है उस यानी कि उसमें हमको इन सारे देवताओं का भी उल्लेख हमको प्राप्त होता है, ठीक है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है सम्राट अशोक का है, याद रखेगा। भारत का, ये तो भारत क्षेत्र से बाहर का था, ठीक है। और यानी कि भारत के अंदर अगर यदि हम लोग देखते हैं तो सबसे प्राचीन जो अभिलेख है किसका है? तो सम्राट अशोक का, ठीक है। और अशोक के अभिलेख जो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में भी है, अरमाइक में भी है, खरोष्टी में भी है और यूनानी लिपि में। यानी कि अशोक के अभिलेख कितने लिपियों में है? यानी कि 4 लिपियों में मौजूद हैं हमारे पास अभी, ठीक है, याद रखिएगा। और अशोक के अधिकतर जो है अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में मौजूद है, ठीक है। किस लिपि में? तो यानी कि ब्राह्मी लिपि में यहाँ पर मौजूद है। भारत के लगभग सभी लिपियों का देखिएगा विकास इसी ब्राह्मी लिपि से हुआ। याद रखिएगा कि भारत के जितने भी लिपि हैं उन लिपियों का डेवलपमेंट अगर यदि विकास अगर यदि हम लोग देखते हैं तो किससे हुआ है? तो इसी ब्राह्मी लिपि के द्वारा ही हुआ है, मतलब इसी लिपि से हुआ है, ठीक है। जैसे कौन कौन? गुजराती, बंगला, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये सब जितने भी है इन सारे लिपियों का क्या है? उल्लेख हमको कहाँ से? इसी ब्राह्मी लिपि से ही सबका सृजनकर्ता कौन है? ब्राह्मी लिपि है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। खरोष्टी लिपि जो है वो आपका कौन सा? फारसी लिपि की तरह। फारसी लिपि किधर से? यानी कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है।
यानी कि याद रखेगा खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की तरह दाईं से बाईं की ओर ही लिखी जाती है। जैसे उसमें लिखा जाता है, इसमें भी उसी तरह से ही लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरातत्विक स्रोत के अभी खत्म नहीं हुआ है हम लोग का, और कुछ पॉइंट है यहाँ हम लोग देखते हैं अभी। चलिए, लिपियों के विकास का अध्ययन पुरालिपि विद्या के अंतर्गत किया जाता है। गुप्त काल के पूर्व के अभिलेख आपका प्राकृत भाषा में है। तथा गुप्त एवं गुप्ततर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में है। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए
अभिलेख का प्राचीनतम उदाहरण है। ठीक है, ये सब लिखो गया। अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अभिलेख संबंधित काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति को जानने का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, लिख लिए? ठीक है, तो अभिलेख देखिए, खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। उस तरह लिपियों के विकास का अध्ययन को क्या कहा गया है? पुरालिपि विद्या। ठीक है, यानी कि पुरालिपि विद्या कहते हैं लिपियों के विकास का अध्ययन को पुरालिपि विद्या के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है ना। तो गुप्त काल के से पूर्व, यानी कि गुप्त काल से पूर्व के जो अभिलेख जो सब किसके प्राकृत भाषा में है, याद रखिएगा, सब प्राकृत भाषा में। और गुप्तोत्तर काल के अधिकतर जितने भी अभिलेख हम लोग को प्राप्त हुए हैं वो संस्कृत में हैं। ठीक है, और उसी तरह से रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, संस्कृत भाषा में लिखे गए अभिलेख का, संस्कृत भाषा में लिखे अभिलेख का प्राचीनतम एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ पर मिलता है। कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख को सबसे पहले सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब, यानी कि 1837 ईस्वी में पढ़ा। ठीक है, तो अभिलेख से हमको क्या चीज़ पता चलता है? तो मतलब उस समय जो संबंधित उस काल का यानी कि जिस काल से जो अभिलेख को लिखा गया है उसके, यानी कि सामाजिक क्षेत्र, उसका आर्थिक, उसकी राजनीतिक और उसकी धार्मिक स्थिति, ये सबको यानी कि पता
चलता है हमको। यह यानी कि उसको जानने का यानी कि सबसे यानी कि प्रमाणित स्रोत भी यही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने देखा। कौन सा? यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमने आज सिर्फ देखा कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिर्फ अभिलेख को यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके बाद यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, अन्य स्रोतों पर चर्चा करेंगे, जैसे इसके अंतर्गत भवन, स्मारक, इन चीज़ों के बारे में हम लोग क्या है नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।